जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है स्टूडेंट? फ्रिक्शन जो होता है वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करना चाहता है किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में या स्लाइड करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन लगता है। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक ब्लॉक, यहाँ पर एक पर्सन जो है इसको स्लाइड करने की तरफ राइट साइड इस पर फोर्स लगाया स्टूडेंट, सब फोर्स लगा रहा है। तो इस ब्लॉक की अभी मान लो कि ये मूव नहीं कर रहा, अभी रेस्ट पर है, तो ये फोर्स लगा रहा है तो इसकी टेंडेंसी किधर है? राइटवर्ड जाने की, है ना। तो इसका अपोज करता है फ्रिक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा स्टूडेंट। तो क्या करेगा? इसको रोक देगा, यहाँ पर मूव करने से अपोज करेगा, उसका अपोज करेगा। अगर मूव भी करने लगे, जब रिलेटिव मोशन होने लगे, एक सरफेस दूसरा सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लाइड करने लगे, तब भी फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का। वो दोनों का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर एक सरफेस दूसरे के सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लाइड करना चाहता है या स्लाइड करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन उसका अपोज करता है ना। फ्रिक्शन स्टूडेंट ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है ना, मोशन का अपोज नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देखें, मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ, ये देखें यहाँ पर मान लो कि दो ब्लॉक है स्टूडेंट, ए और बी। दो ब्लॉक है, ए और एक बी है, ठीक है। ये ब्लॉक दोनों अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्टूडेंट, v1 इक्वल्स टू मान लो v2 है, v1 इक्वल्स टू स्टूडेंट v2 है, तो क्या होगा? ये दोनों ब्लॉक मूव तो करेगा लेकिन इस पर फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में नहीं लगेगा। ये जो सरफेस दिख रहा है आप लोग को, ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सरफेस एक दूसरे के रूप में स्लाइड, एक के ऊपर दूसरा स्लाइड नहीं करना चाह रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है इन दोनों के बीच में, है ना, तो फ्रिक्शन इसके बीच में नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर v1 इक्वल्स टू v2 नहीं हो, v1 इक्वल्स टू v2 नहीं हो, तो क्या होगा? वो स्लाइड करने की टेंडेंसी, स्लाइड करने लगेगा एक दूसरे के ऊपर, तो फ्रिक्शन उसके ऊपर लगने लगेगा। जिधर ब्लॉक स्लाइड करना चाहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या स्लाइड करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगने लगेगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, ये वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मान लो कि ये पर्सन जो है फोर्स लगा रहा है, राइट वर्ड एफ फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा? ये ब्लॉक जो है इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, ये वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में स्लाइड करना चाहेगा, बड़े वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में स्लाइड करना चाह रहा है राइट वर्ड। कोई जरूरी नहीं स्लाइड करें ही, मतलब अभी स्लाइड करने की टेंडेंसी, अगर सरफेस स्मूथ रहता तो क्या होता? स्लाइड हो जाता, स्मूथ रहता तो स्लाइड हो जाता। लेकिन फ्रिक्शन क्या करता है? अगर फ्रिक्शन बॉडी के अंदर है तो इसको स्लाइड होने से बचाता है, स्लाइड होने की टेंडेंसी का अपोज करेगा। इधर स्लाइड करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इधर अपोजिट है। अगर एक शब्द में बोले तो स्टूडेंट, फ्रिक्शन जो है वो ये दो सरफेस को जुदा होने से बचाता है, अलग होने से उसको बचाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सरफेस क्या चाह रहा है? इसकी टेंडेंसी है कि अलग हो जाए, ये फोर्स चाह रहा है कि इसको अलग कर दे, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग के दोनों को अलग होने से बचाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो होता है हमेशा। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, उसको अपोज करना चाहेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें तो फ्रिक्शन फोर्स अगर राइट वर्ड लग रहा है स्टूडेंट, तो अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो आपको क्या करना है? फ्रिक्शन अगर पता करना है कि किधर लग रहा है तो आप सरफेस को स्मूथ मान लें। अब फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, तो फोर्स लग रहा है तो ये राइट वर्ड मूव कर जाता, इसकी टेंडेंसी राइट वर्ड है तो राइट वर्ड मूव कर जाता। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि ये स्लाइड होने से बच जाए, ठीक है। स्लाइड होना नहीं चाहिए, उसको अलग होने से बचाना चाहेगा, है ना। तो स्मूथ, आप सरफेस को स्मूथ मान लें, देख ले कि किधर ब्लॉक मूव करा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन को लगा दें। जैसे कि यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है स्टूडेंट, अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन को देखूँ तो यहाँ पर क्या होगा? ये अगर स्मूथ सरफेस होता तो ये ब्लॉक स्लाइड किधर की तरफ करता? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ब्लॉक की टेंडेंसी किधर की तरफ है जाने की? पीछे की तरफ, तो उसका अपोज करेगा ना स्टूडेंट, इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, फ्रिक्शन का रीजन क्या है, फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फ्रिक्शन लगता क्यों है ना। फ्रिक्शन का पहला रीजन है स्टूडेंट ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस।
यहाँ पर देखिए, मान लो कि दो ब्लॉक है। एक स्टूडेंट, एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक, हाँ यहाँ पर देखें, ये वाला ब्लॉक देखें स्टूडेंट। अगर आप लोग देखें तो इस सरफेस जो है ग्रीन वाला आप लोग को दिख रहा है, ग्रीन सरफेस है और एक येलो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रखा गया है और इस पर फोर्स लग रहा है। तो ये येलो वाला सरफेस क्या चाह रहा है? राइट वर्ड स्लाइड होना चाह रहा है, राइट वर्ड स्लाइड होना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर इसको जूम करके देखें स्टूडेंट, अगर जूम करके देखें तो कुछ इन दोनों सरफेस के बीच में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देता है। देख रहे हैं एक्सटेंशन, ये येलो कलर का दिख रहा है और एक ग्रीन कलर का। तो इस तरह का एक्सटेंशन रहता है इसमें और इसके साथ इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक हो जाता है तो अगर कोई इस ब्लॉक को मान लो कि राइट वर्ड फोर्स लगाना चाहेगा स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा? इसको रोकेगा, इसको मूव करने से बचाएगा, है ना। तो एक तो रीज़न हो गया कि इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन। दूसरा है फोर्स ऑफ एडेशन। फोर्स ऑफ एडेशन क्या होता है स्टूडेंट? ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाला मॉलिक्यूल्स येलो कलर और ग्रीन कलर का जो मॉलिक्यूल्स है, उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, कोल्ड बॉन्ड, एक बॉन्ड बन जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। चार्ज है चूँकि मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें बॉन्ड बन जाता है, तो वो मूव नहीं कर पाते स्टूडेंट। जैसे हमारा CH4 बॉन्ड बन जाता है, NaCl बॉन्ड बन जाता है, तो उसी के वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के वजह से इसमें एक बॉन्ड बन जाता है, जिससे अगर ब्लॉक पर इधर फोर्स लगाएं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये मूव कर पाएगा। तो फ्रिक्शन जो है दो रीजन से काम करता है। एक तो इंटरलॉकिंग, देख रहे हैं कि आप एक्सटेंशन की वजह से अगर इधर स्लाइड करना चाहें तो इधर मूव करेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन स्टूडेंट, इंटरलॉकिंग जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। अब इस पर मान लो कि फोर्स बढ़ा रहा है स्टूडेंट, राइट वर्ड फोर्स बढ़ा रहा है, बढ़ाते 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 एक लिमिट आएगा जिस पर ये इस सरफेस को डिफॉर्म कर देगा, डिफॉर्म करके स्लाइड हो जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, बाद में उसको हम लोग पढ़ेंगे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो जो जिस लिमिटेशन तक ये रोक सकता है, जितना फोर्स अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम, उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब देखिए, फ्रिक्शन जो है नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। इस दोनों कंडक्टिंग सरफेस के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। इन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल फोर्स कैसे? अगर मान लो इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर दे, इस स्टूडेंट इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दे, ऊपर से ऐसे फोर्स अप्लाई कर दे, तो क्या होगा? इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा कि इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगी। इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगी तो तो आपको फ्रिक्शन इधर लगाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको स्लाइड करने के लिए। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। एक ब्लॉक ले लें, आप इसको पुल करें राइट वर्ड, तो आपको फोर्स F1 लग रहा था मान लेना। अब इस पर क्या करें, एक बच्चे को इस पर बैठा दें, अब इसको पुल करें F2, तो आप देखेंगे कि F2 जो होगा वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा F1 से। क्यों? क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में जो है, इस सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास आ जाएंगे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अब ये तो देख लिया हमने, तो इसका रीज़न आप लोग समझ गए कि फ्रिक्शन क्यों काम करता है। अब देखते हैं कि इस कौन कौन से फैक्टर्स पर, द फैक्टर ऑन विच फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स। यहाँ पर देखिए, फैक्टर ऑन विच फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब देखिए, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी विच मूव्स, वेट ऑफ द बॉडी विच मूव्स। मतलब कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर मान लो कि स्टूडेंट वेट पर डिपेंड करेगा। अगर देखें, यहाँ पर देखें स्टूडेंट, एक ब्लॉक रखा गया, मान लो कि एक छोटा सा ब्लॉक रखा गया है यहाँ पर, तो इसको फोर्स लगाएंगे F1 लग रहा। एक दूसरा ब्लॉक रखा गया है जिसका मास ज़्यादा है स्टूडेंट, मास ज़्यादा है, इस सरफेस पर रखा है, तो क्या होगा? इसका मास ज़्यादा है तो mg ज़्यादा होगा स्टूडेंट। mg ज़्यादा होगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाएगी। इंटरलॉकिंग ज़्यादा, यहाँ से समझे स्टूडेंट, इस डायग्राम में अगर इसका मास ज़्यादा हो जाए, येलो कलर का स्टूडेंट, येलो कलर का जो ऑब्जेक्ट है उसका मास बढ़ा दें, इसमें और हैवी ऑब्जेक्ट रख दे तो मास बढ़ जाएगा। तो इसका दोनों सरफेस के बीच जो एक्सटेंशन होते हैं स्टूडेंट, ये वाला दिख रहा है आपको, इरेगुलरिटी जो है उसमें ज़्यादा ट्रैप हो जाएगा, वो ज़्यादा ट्रैप हो जाएगा। ऊपर से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन में ज़्यादा इंटरलॉक ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा, तो फोर्स उतना ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। अब
तो ये डिपेंड कर गया वेट या नॉर्मल फोर्स। अगर आप फोर्स भी बढ़ा दें, तो अभी मैंने बताया ही था, फोर्स ऊपर से और बढ़ा दें या वेट बढ़ा दें, तो किसी तरह से आप फोर्स का वैल्यू बढ़ा दें, दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा उसका वैल्यू अगर बढ़ा दें तो इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगी। वो कैसे भी हो सकता है, वेट बढ़ा दें, फोर्स ऊपर से अप्लाई कर दें, किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कंटैक्टिंग सरफेस। स्टूडेंट ये जो होता है सरफेस नेचर पर डिपेंड करेगा दोनों कंटैक्टिंग सरफेस के। अब मान लो कि एक ऐसा ब्लॉक ले ले जो रफ है स्टूडेंट, और एक ऐसा ब्लॉक ले ले जो स्मूथ है ना। तो उन दोनों के बीच अब फ्लोर पर एक स्मूथ ब्लॉक को रख दिया और एक रफ ब्लॉक को रख दिया। जैसे एक रफ वुड ले लिया जिसमें इरेगुलरिटी ज़्यादा है, और एक बिल्कुल स्मूथ करके सरफेस पर रख दिया। दोनों को पुल करेंगे, किसको पुल करना आसान होगा स्टूडेंट? सेम वेट के रख लिया, तो जो ब्लॉक है स्मूथ वाला उसको ज़्यादा पुल करना आसान होगा, क्योंकि सरफेस के बीच में इरेगुलरिटी कम होगी तो उसमें फ्रिक्शन भी कम लगेगा, एक्सटेंशन कम रहेगा, इंटरलॉकिंग कम होगी और फ्रिक्शन कम लगेगा। वहीं पर जब आप स्मूथ कर देंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगने लगेगा, स्मूथ फ्रिक्शन कम हो जाएगा क्योंकि इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी। अब मान लें कि कॉपर और वुड ब्लॉक ले लें, आयरन और वुड ब्लॉक ले, तो दोनों का अलग अलग होगा ना स्टूडेंट, और दोनों के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। आप यहाँ से इस डायग्राम से ही देखें, जैसे ये ब्लॉक जो है एक दूसरे के इंटरलॉक्ड है, इंटरलॉक ऐसे होते रहते हैं सरफेस, अगर जूम करके देख रहे हैं तो ऐसे दिखते हैं। तो ये सरफेस क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये वुड ले ले और ये दूसरा ब्लॉक ले ले, ये वाला दूसरा ब्लॉक ले ले, इसको दूसरा ब्लॉक, तो ये इरेगुलरिटी भी तो अलग होगी स्टूडेंट। तो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा, और दोनों सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। अगर ये स्मूथ होता ज़्यादा तो तब भी फ्रिक्शन चेंज हो जाता है। ये वही वाला ब्लॉक लेकिन इसको ज़्यादा स्मूथ कर दे तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। ब्लॉक चेंज कर देंगे तो उन दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन डिपेंड। यहाँ भी देख ले स्टूडेंट, अगर ऊपर से हम फोर्स अप्लाई करें तो एक्सटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसमें और इंटरलॉक्ड हो जाएगा, तो इसको आपको स्लाइड करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो फैक्टर है स्टूडेंट, वो है फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑन विच सरफेस इन कंटैक्ट टिल वेट रिमेन सेम। अगर वेट सेम है स्टूडेंट तो कंटैक्ट से एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। वेट सेम होने का मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स, कंटैक्टिंग सरफेस के बीच में नॉर्मल फोर्स। यहाँ पर देखिए मैं नॉर्मल फोर्स की थोड़ा जिक्र कर दूँ। यहाँ पर एक मान ले रहा हूँ ब्लॉक है स्टूडेंट, और इस सरफेस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा सरफेस, और mg किधर लगेगा स्टूडेंट, mg नीचे लगेगा, तो n इक्वस टू देखे तो n इक्वस टू mg हो जाएगा, ठीक है, n इक्वस टू mg। तो इससे आप नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं कंटैक्टिंग सरफेस से। तो अब यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक है ऐसे रखा गया, मान ले रहा हूँ स्टूडेंट, इसको 1 मिनट रोटेट कर लूँ थोड़ा, कैसे हो गया यार, हाँ ठीक है, रोटेट कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ऐसे पहले वर्टिकली रखा गया था, तो mg तो नीचे लग रहा था वेट, तो क्या होता है स्टूडेंट, दोनों के बीच प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। जैसे ही इसे रखते एरिया क्रॉस सेक्शन घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा तो इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगी और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब इसको ऐसे रख दे स्टूडेंट, इसको मैं रोटेट कर ले रहा हूँ, ऐसे रख दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला आप सरफेस के अलॉन्ग लाइन कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, mg सारे सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर जो नॉर्मल लग रहा है स्टूडेंट, उसका वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू घट जाएगा, तो हमारा फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग भी कम हो जाएगी, तो फ्रिक्शन घट जाएगा, हर एक पॉइंट पर फ्रिक्शन घट जाएगा। तो पूरा अगर फ्रिक्शन निकाले सबका सम कर दे तो उतना ही फ्रिक्शन होगा जितना ऐसे रखा गया था। आपको ऐसे रखा गया होगा तो फ्रिक्शन जितना लगेगा, ऐसे रखने पर भी फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। अगर कोई इस पर अटेम्प्ट करता है, इसको रिलेटिव मोशन कराना चाहता है या फोर्स लगाता है तो इससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फ्रिक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो एक पर्सन जो है इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है,
अगर ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों के बीच का कंटैक्टिंग सरफेस जो है उसके बीच का एक्सटेंशन इरेगुलरिटी ज़्यादा ट्रैप हो जाएगा, हमारा इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाएगा और फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, फोर्स को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा। नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो इंटरलॉकिंग बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नॉर्मल फोर्स के, है ना। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नॉर्मल फोर्स के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, हम लोग फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन।